हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो हाजिर है एक बार फिर से क्लास 12 के भौतिक विज्ञान के अध्याय नंबर 11 को लेकर। इस चैप्टर का एक ही वीडियो में क्या करने वाले हैं, द एंड करने वाले हैं, क्योंकि अब इधर ये सारे 12, 13, 14 ये सब क्या है, छोटे छोटे चैप्टर हैं। 12वां चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके बाद क्या होगा 13वां 14वां क्या है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो 3 चैप्टर और बचे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से एक हफ्ते में कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए पढ़ने वाले हैं विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11। इसमें आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या है बस थ्योरी ज़्यादा है और क्या है थोड़ी सी समझने वाली बातें हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन का, पूरा अध्याय सिर्फ एक वीडियो में। तो शानदार तरीके से, थोड़ा सेशन लंबा होगा लेकिन शानदार तरीके से समझा जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत के अनुसार कहा कि किसी प्रकाश स्रोत से, ये हमारा क्या है प्रकाश हो जाएगा, ये क्या है, ये हमारा क्या है, किसी प्रकाश स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, जिसे फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। मतलब कोई प्रकाश स्रोत है, उससे क्या हो रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, किसके रूप में होता है, छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, जिसे क्या कहते हैं, फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। तो प्रत्येक फोटॉन की जो ऊर्जा होती है क्या होती है, h न्यू होती है प्रत्येक फोटॉन की। मैक्स प्लांक ने बताया है कि क्या है, किसी भी प्रकाश स्रोत से, मान लीजिए क्या है, ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ से क्या रहा है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, क्या होता है, प्रकाश के स्रोत क्या होता है, ऊर्जा या छोटे छोटे बंडलों के रूप में क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश स्रोत से जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, ये क्या ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, वह छोटे छोटे बंडलों या क्या होती है, पैकेटों के रूप में क्या होती है, निकलती है, जिसे फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। और प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है, h न्यू होती है। तो लिख सकते हैं प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा, प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा जो हमारी क्या होती है, प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है, h न्यू। ऊर्जा E बराबर क्या होता है हमारा, h न्यू होता है। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है हमारी, h न्यू होती है, जहाँ h क्या है हमारा, प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक, जहाँ h हमारा क्या है, प्लांक नियतांक, और न्यू क्या हमारा प्रकाश की आवृत्ति है, प्रकाश की क्या है हमारी आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति। तो न्यू क्या हमारी प्रकाश की आवृत्ति है। अब जानते हैं प्रकाश की विकिरण की द्वैत प्रकृति। जो हमारी विकिरण होती है, विकिरण की द्वैत प्रकृति की डुअल नेचर के बारे में जानते हैं। प्रकाश की अनेक घटनाओं की व्याख्या तरंग सिद्धांत में से की गई, लेकिन जो प्रकाश की क्या थी, अनेक बहुत सारी घटनाओं को क्या किया, तरंग सिद्धांत से किया गया, लेकिन अनेक घटनाओं की व्याख्या कण सिद्धांत के आधार पर की गई। तो क्या की, बहुत सारी घटनाएं की क्या किया गया, तरंग सिद्धांत के आधार पर क्या किया, प्रकाश को बताया गया, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तो बहुत सारी क्या घटनाओं से क्या किया गया, उसको बताया गया, लेकिन बहुत सारी घटनाओं को क्या किया गया, कण सिद्धांत के आधार पर भी क्या हुआ, बताया गया। और इस प्रकार प्रकाश तरंग और कण दोनों की प्रकृति रखता है, जिसे प्रकाश की क्या कहते हैं, द्वैत प्रकृति कहते हैं। प्रकाश कहने का मतलब क्या, प्रकाश कण की बात और तरंग दोनों की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है, इसलिए इसे प्रकाश या विकिरण की द्वैत प्रकृति कहते हैं। मतलब क्या, प्रकाश की क्या होती है, डुअल नेचर होता है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो प्रकाश की क्या होती है, द्वैत प्रकृति होती है, या विकिरण की तरह, विकिरण क्या प्रकाश तरंग और क्या होता है, कण के रूप में क्या होता है, चलता है। तो इसी प्रकृति को हम क्या कहते हैं, क्या कण की, कभी कण की प्रकृति बदलता है तो कभी तरंग की, इसलिए क्या कहते हैं, प्रकाश की क्या कहते हैं, प्रकाश या विकिरण की द्वैत प्रकृति कहलाती है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे। कर विकिरण में तरंग प्रकृति एवं कण दोनों ही होती है। जब विकिरण होता है तो तरंग प्रकृति और कण प्रकृति दोनों होती है, अर्थात विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है। मतलब विकिरण की क्या होगी, जब विकिरण होगा क्या होगा, इसमें दोनों कण एवं तरंग दोनों की प्रकृति क्या होती है। कर विकिरण की दोनों प्रकृति किसी एक सिक्के के दो पहलुओं की भांति होती है, अर्थात किसी घटना में विकिरण की केवल एक ही प्रकृति प्रभावी होगी। मतलब कोई घटना हो रही है तो उसमें क्या होगी, विकिरण की सिर्फ क्या होगी, एक ही प्रकृति क्या होती है, प्रभावी होती है, या कण की या तरंग की। तो हम जानते हैं फोटॉन की जो ऊर्जा होती है, ई बराबर क्या होता है, h न्यू, और न्यू बराबर हमारा क्या, न्यू बराबर हमारा होता है c अपॉन लैम्डा। न्यू बराबर हमारा होता है, न्यू तो बनाने आता नहीं है, न्यू बराबर क्या होता है, c बटे लैम्डा।
तो यहाँ एच है तो क्या करेंगे, सी बटे लैम्डा रख देंगे। तो हमारा क्या होगा, न्यू बराबर हमारा हो जाएगा एच सी अपान लैम्डा। तो न्यू बराबर हमारा क्या होगा, एच सी अपान लैम्डा हो गया। तो न्यू बराबर क्या होगा, एच सी अपान लैम्डा हो गया। तो हमारा क्या, न्यू बराबर क्या है हमारा एच सी अपान लैम्डा। अब कह रहा है फोटॉन का संवेग पी, फोटॉन का संवेग पी बराबर क्या होता है, एच वी अपान सी। संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो हम जानते हैं पी बराबर होता है क्या, एच न्यू अपान क्या होता है, सी। तो न्यू बराबर क्या आता है, सी बटे लैम्डा। हम जानते हैं न्यू बराबर होता है क्या, सी बटे लैम्डा। चूँकि हम जानते हैं क्या, एच न्यू, तो हम जानते हैं न्यू बराबर क्या होता है, सी बटे लैम्डा। तो यानी एच न्यू बराबर क्या होगा, सी बटे लैम्डा, सी बटे लैम्डा। और हमारा क्या, सी से सी कट गया, हमारा एच बटे लैम्डा आ जाएगा। तो यही पर यहाँ पर यही तो यहाँ पर लिखा है, ये तो यहाँ पर यही तो लिखा है, एच न्यू अपान सी या क्या आ जाएगा, एच अपान लैम्डा। तो यहाँ पर ये क्या किया गया, प्रूफ कर दिया गया। यहाँ से आपको क्या होगा, पता चल गया होगा कि क्या होगा, न्यू के जगह पर हमने क्या लिख दिया, सी रख दिया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो रहा है। कह रहा है फोटान का विराम द्रव्यमान यम नाट शून्य होता है। जो क्या होगा, फोटान की कोई भी फोटान है उसका विराम द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है। अब फोटान की गतिज ऊर्जा यम बराबर क्या होता है, एच न्यू अपान सी स्क्वायर। यहाँ यम बराबर क्या होता है, एच अपान न्यू के जगह पर क्या लिख देंगे, एच न्यू अपान सी स्क्वायर। न्यू बराबर क्या था, सी अपान लैम्डा। तो क्या लिख देंगे, एच इंटू सी स्क्वायर इंटू क्या है, लैम्डा। तो सी स्क्वायर से क्या होगा, एक सी कट गया, यानी एच अपान सी लैम्डा आ जाएगा, एच अपान सी लैम्डा। तो यहाँ पर आ जाएगा एच अपान क्या होगा, सी लैम्डा हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा फार्मूला मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमने इसको दर्शा दिया है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब जानते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होता क्या है। तो हम जानते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, मान ली क्या है, ये हमारी धातु की प्लेट है, वो क्या है, ये धातु की हमारी क्या है, ये हमारी क्या धातु की एक प्लेट है, हमारी क्या है यहाँ पर एक क्या धातु की प्लेट है। इस पर क्या है, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जब हम क्या करते हैं, इस पर प्रकाश को क्या करेंगे, हम आपतित करेंगे। इस पर हमने क्या किया, प्रकाश को आपतित कराया, इसको क्या करेंगे, प्रकाश को आपतित करेंगे। जब प्रकाश इस पर आया और जो इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा, ऊर्जा पा गया, ये हमारी क्या है, आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश। जब क्या हुआ, ये प्रकाश पाया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऊर्जा पाया, ये ऊर्जा पाएगा और तुरंत क्या होगा, निकलना चालू कर देगा। ऊर्जा पाते ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगा, उत्सर्जन। ये क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, किसका, उत्सर्जन, किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का यहाँ क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन यह हो रहा है। जब क्या होता है, किसी धातु की प्लेट पर हम क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं, तो क्या होता है, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ये हमारा क्या कहला, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। तो आइए जानते हैं आगे इसके डिफिनीशन क्या लिखेंगे। जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का मतलब कुछ उपयुक्त मतलब कुछ तो आवृत्ति होगी, किसी आवृत्ति पर ही क्या होगा, ये नहीं कि जो भी प्रकाश डाले तुरंत निकलने का, क्या होगा, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। जब क्या हुआ, हमारी कोई ये धातु की प्लेट है, इस पर क्या किया हमने, क्या किया, प्रकाश डाला, उपयुक्त आवृत्ति का मतलब कुछ आवृत्ति तो होगी, अभी उसके बारे में जानेंगे कौन सी आवृत्ति होगी। तो उपयुक्त आवृत्ति का क्या, प्रकाश डालने पर उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन क्या उत्सर्जित होगा तो इलेक्ट्रॉन को प्रकाश, तो इसे क्या कहेंगे, पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। मतलब क्या होगा, जो ये घटना होती है, इलेक्ट्रॉन निकलने की घटना, प्रकाश पड़ा और क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इस प्रकार घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, तथा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकला वो क्या है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, तथा जो घटना हो घटित होती है इसे क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होता। बढ़ते हैं आगे।
अब जानते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में जानते हैं। करा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता क्या है? जब प्रकाश को किसी धातु पर गिराया जाता है, मान ली क्या है, ये हमारा क्या धातु है, ये हमारी क्या है, धातु की प्लेट है, ये हमारी क्या धातु है। इस पर क्या किया गया, जब किसी धातु पर क्या प्रकाश को, जब किसी प्रकाश को क्या किया हमने, इस धातु पर क्या करते हैं, गिराते हैं। किसी धातु पर, हमारा क्या ये मेटल है यानी धातु है, जब प्रकाश को क्या कहते हैं, किसी धातु पर गिराया जाता है, तो धातु की सतह से क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, धातु में क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन है, धातु की सतह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। जब किसी धातु पर क्या कहते हैं, प्रकाश को गिराया जाता है, तो क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित हो जाते हैं। इसी हम क्या कहते हैं, धातु की सतह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कई विधियों द्वारा होता है, तो आइए उन विधियों के बारे में जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कई विधियों द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधियां, तापायनिक उत्सर्जन विधि, ताप डालकर क्या करें इलेक्ट्रॉन, या क्षेत्र उत्सर्जक, या प्रकाश विद्युत प्रवाह। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह आपके सिलेबस में, ये तो बाकी सब क्या है आपके सिलेबस में नहीं, और द्वितीयक उत्सर्जन। तो आइए इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। और हमारा प्रकाश विद्युत प्रवाह तो हम डिटेल के साथ जान ही चुके हैं। अब जानते हैं हमारा तापायनिक उत्सर्जन। पहला होता है तापायनिक उत्सर्जन, जब उच्च ताप पर पदार्थ को गर्म करने से उसमें से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, तापायनिक उत्सर्जन कहेंगे। और क्षेत्र उत्सर्जक, धातु के पृष्ठ पर 10 का पावर 8 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर क्या करते हैं, यदि हम क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, मतलब 10 का पावर 8 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र देते हैं, तो उस पर विद्युत क्षेत्र का आरोपित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए जाते हैं इतना वोल्ट देकर। ये हमारा क्या होगा, क्षेत्र उत्सर्जक हो गया। फिर अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव। किसी प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर देहली आवृत का, मतलब क्या, प्रकाश सुग्राही मतलब क्या, प्रकाश को ग्रहण कर सकते, मतलब क्या, किसी धातु की प्लेट पर क्या कहते हैं, प्रकाश डालते हैं देहली आवृत का। कौन सी आवृत का, देहली आवृत का प्रकाश डालने पर उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलने, वो न्यूनतम आवृत्ति जो होती है, जिसे क्या होता है, प्रकाश क्या, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, वह न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहते हैं, हम देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति का प्रकाश डालने पर उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, होने लगता है, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और अगला हमारा द्वितीयक उत्सर्जन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन पदार्थ के इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। मतलब कोई सी धातु की प्लेट पर क्या, इलेक्ट्रॉन गन से क्या करेंगे, हम उस पर प्रवाह डालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन गन से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपनी ऊर्जा स्थानांतरित करेंगे। जो धातु के प्लेट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, उसको ऊर्जा अपनी, इलेक्ट्रॉन गन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ये हमारा क्या है, ये धातु की प्लेट है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करें, इससे हम क्या करें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गन से हम क्या करें, इस पर प्रवाहित करते हैं। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन गन होगा, इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन होगा क्या करेगा, इसको ऊर्जा देगा, और क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं देहली आवृत्ति होती क्या है। तो देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, मतलब हम किसी धातु की प्लेट पर, मान लीजिए क्या हमारा ये धातु का प्लेट है, धातु की प्लेट पर किसी न्यूनतम आवृत्ति का, वह न्यूनतम आवृत्ति, जिस आवृत्ति पर क्या कहते हैं, ये धातु की प्लेट है, इस पर हमने क्या किया, किसी न्यूनतम आवृत्ति का, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ के प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके, क्या करें, हम न्यूनतम आवृत्ति दिए, जिससे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, हमारा उत्सर्जन हो गया। तो वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या होता है, हो जाता है, उस पदार्थ की देहली आवृत्ति तथा संस्तंभ आवृत्ति कहलाती है। संस्तंभ आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू नॉट से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इसे न्यू नॉट से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा न्यू नॉट बराबर होता है C अपान लैम्डा नॉट। हमारा न्यू नॉट बराबर होता है C अपान लैम्डा नॉट। तो यहाँ पर हमारा C क्या है, हमारा प्रकाश की चाल है। C हमारा क्या है, प्रकाश की चाल, C प्रकाश की चाल। और हमारा न्यू नॉट जो हमारा क्या है, देहली तरंग दैर्ध्य है, देहली तरंग दैर्ध्य है, तरंग दरंग हमारी क्या है, तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य है। और हमारी न्यू नॉट ये हमारी क्या है, देहली आवृत्ति है, देहली
आवृत्ति। तो देहली आवृत्ति क्या होता है, न्यू नॉट बराबर होता है सी अपान लैम्डा नॉट। हम क्या कहते हैं, किसी आपतित प्रकाश की, मतलब क्या, किसी वस्तु पर क्या करें, हम प्रकाश डाल रहे हैं, तो हमने क्या किया, किसी धातु पर हमने प्रकाश डाला, तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, मतलब कम से कम वह आवृत्ति जिससे क्या इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके, वह न्यूनतम आवृत्ति जो क्या इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने में मदद करता है, वो क्या कहलाता है, उसकी, उस पदार्थ की देहली आवृत्ति कहलाती है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होता। बढ़ते हैं, देहली तरंग दैर्ध्य होता क्या है। अब देहली तरंग दैर्ध्य जानते हैं होता क्या है। अब देहली आवृत्ति जान गए तो देहली तरंग दैर्ध्य भी जानना जरूरी है, क्योंकि देहली तरंग दैर्ध्य आ चुका है। तो वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए क्या आवश्यक होती है, मतलब वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो धातु से क्या करे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, बाहर निकालने के लिए क्या हो, उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होता है, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा नॉट बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लैम्डा क्या होगा, यहाँ आ जाएगा न्यू नॉट, यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा लैम्डा नॉट बराबर सी अपान न्यू नॉट, जहाँ लैम्डा नॉट क्या हमारा देहली तरंग दैर्ध्य है, देहली तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य है। अब हमारा यहाँ न्यू नॉट हमारी क्या है, देहली आवृत्ति है, ये हमारी क्या है, देहली आवृत्ति है, हमारी न्यू नॉट क्या है, हमारी देहली आवृत्ति है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे, अब जानते हैं कार्य फलन के बारे में। तो कार्य फलन होता क्या है। तो कार्य फलन को हम क्या कर सकते हैं, कहीं कहीं यहाँ इसको कार्य फलन को क्या कहते हैं, फाई नॉट से या W से क्या करता है, प्रदर्शित करता है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर W से प्रदर्शित आपको करेंगे। तो कार्यफलन को फाई नॉट या W से प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर हर जगह W ही देखने को मिलेगा। तो कह रहा किसी धातु की सतह से, मतलब कोई धातु की सतह है जिससे क्या हो रहा है, धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, कोई धातु की सतह है, ये हमारी क्या है, धातु की सतह, इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, घूम रहे हैं, इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कोई धातु होता है उसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होंगे तभी तो धातु है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वह न्यूनतम ऊर्जा, मतलब जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। तो एक बार और समझिए कि मतलब क्या है, हमारा एक क्या है, एक बार और समझते हैं, ये क्या है, ये कोई धातु की प्लेट है, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या रहा है, मुक्त रूप में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से है, तभी तो धातु है। धातु की प्लेट से क्या, धातु की सतह से, ये हमारी क्या धातु की सतह है, यानी धातु की पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन, जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वह न्यूनतम ऊर्जा, मतलब कम से कम वह ऊर्जा जो निकालने के लिए क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। तो आइए हम देखते हैं आगे। अब धातु की मतलब हमारा W बराबर हमारा हो जाएगा, कार्यफलन कहलाती है, इसे क्या कहते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर हमारा होता है क्या, H न्यू, W H न्यू नॉट। तो हमारा क्या है, कार्यफलन है। तो कार्यफलन है, यहाँ क्या हमारा W क्या हमारा कार्यफलन है, हमारा W क्या है, कार्यफलन, कार्यफलन। और हमारा यहाँ पर H क्या है, यहाँ पर प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक, H हमारा क्या है, प्लांक नियतांक। और न्यू क्या हमारी, न्यू नॉट क्या है, हमारी देहली आवृत्ति है, देहली आवृत्ति। न्यू नॉट हमारा क्या होता है, न्यू बराबर क्या होता है, हमारा न्यू नॉट बराबर का सी अपान लैम्डा नॉट। तो यहाँ पर या करके लिख सकते हैं W बराबर HC अपान लैम्डा नॉट, एक फार्मूला यहाँ से और प्राप्त हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एकदम शानदार तरीके से आप इस सेशन का आनंद ले रहे होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे एकदम, क्योंकि हमारा सेशन बहुत ही मज़ेदार चल रहा है और आपको मज़ा भी आ रहा होगा। मज़ा आ रहा तो एक लाइक तो बनता ही है। तो आइए शुरुआत करते हैं आगे। अब जानते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम होता क्या है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, मान लीजिए हमारी धातु की पृष्ठ से, हमारी क्या धातु की पृष्ठ, धातु में क्या इलेक्ट्रॉन है, इनसे क्या करना, हमको इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुकूलानुपाती होता है। मतलब इस पर जितनी तीव्रता का प्रकाश डालेंगे उतनी ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलने वाले हैं। तो मतलब क्या, पृष्ठ पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो दर होती है
धातु पर के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक तीव्रता होगी उतने ही अधिक क्या होंगे, इससे धातु से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो मतलब जितनी तीव्रता की प्रकाश उतने इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन, यानी क्या होगा, तीव्रता प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के निकलने की दर की क्या होते हैं। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब प्रकाश की तीव्रता और इलेक्ट्रॉन के निकलने की दर क्या होती है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होती हैं। जितना तीव्रता का प्रकाश आया उससे क्या उतना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। फिर करा उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। जो उत्सर्जित प्रकाश में क्या इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है, मतलब जो उत्सर्जित प्रकाश है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो क्या है, जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। जो इलेक्ट्रॉन की क्या है गतिज ऊर्जा है वह आपतित प्रकाश पर क्या निर्भर नहीं करती। बस इतना ही है। अब कह रहा है अगला हमारा, कह रहा प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। जब इलेक्ट्रॉन की क्या है अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति, जब क्या होगी, प्रकाश की आवृत्ति बढ़ेगी तभी क्या होगी, अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। लेकिन क्या है उत्सर्जित प्रकाश, जो उत्सर्जित प्रकाश हो रहा है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। गतिज ऊर्जा क्या होगी, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, जो क्या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की क्या है अधिकतम गतिज ऊर्जा है। और यहाँ कह रहा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा, मतलब इलेक्ट्रॉन आवृत्ति बढ़ने पर क्या होगी, आवृत्ति बढ़ेगी तभी बढ़ेगी, न कि तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है प्रकाश की। कह रहा यदि प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति यानी देहली आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, चाहे प्रकाश की तीव्रता कुछ भी हो। प्रकाश की तीव्रता क्या हो, कुछ कितना हो तीव्रता का प्रकाश डाल लीजिए, लेकिन क्या हो देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति होगी तो क्या होगा, एक भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकता। धातु से क्या होगा, यदि क्या करें धातु पर हम क्या करें कितना हो तीव्रता का प्रकाश डालें, यदि उसकी आवृत्ति क्या देहली आवृत्ति से कम है, थोड़ा सा भी पॉइंट में भी कम है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उत्सर्जित नहीं होगा। इसका कहने का मतलब फिर कह रहा धातु की सतह पर जैसे ही प्रकाश डाला जाता है, किसी धातु की सतह पर क्या कहते हैं, जैसे ही हम प्रकाश डालते हैं उसमें से तुरंत ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। उससे क्या होगा, तुरंत ही क्या होगा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या होगा उत्सर्जित। जैसे ही हमने प्रकाश डाला, जैसे प्रकाश डाला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगा। और प्रकाश के धातु की सतह पर गिरने तथा उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती। मतलब क्या होगा, समय नहीं लगता है, मतलब समय में अंतर नहीं होता। जो प्रकाश आया तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल गया, जो प्रकाश आया तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब क्या होगा, समय में अंतर नहीं होता है। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट, अब अगला हमारा है टॉपिक आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो इस चैप्टर का हम द एंड करेंगे आज ही के सेशन में, तो इसीलिए हमने क्या किया है, थ्योरी को लिख कर लाया, जिससे क्या हो लिखने में समय न बर्बाद किया जाए। क्योंकि क्या है, इस समय आपके समय कीमती है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं। तो क्या है, आपको इसका क्या करना है, 2-3 बार आप क्या करें, रिवीजन करेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि कम समय में बेहतरीन से कंटेंट आपको दिया जा रहा है। आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कह रहा है मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, जो मैक्स प्लांक ने बताया क्या, उनके क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश क्या होता है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन या क्वांटा कहते हैं। तो मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर जो प्रकाश होता है क्या, छोटे छोटे बंडलों, ऊर्जा के क्या होते हैं, छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में क्या होता है, चलता है, जिसे फोटोन या क्वांटा कहते हैं। और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा हमने जाना है क्या, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, कमेंट में बताइए जल्दी से। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, ऊर्जा ई बराबर कितनी होती है, कमेंट में बताइए। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, ई बराबर एच न्यू। हमने पहले ही पढ़ा है, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, एच न्यू होती है। अब आइंस्टीन के अनुसार फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के भीतर किसी एक इलेक्ट्रॉन को देता है। जो आइंस्टीन ने बताया कि जो फोटोन है, जो प्रकाश है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में फोटोन जो क्या है, प्रकाश क्या छोटे छोटे बंडलों, और क्वांटा के रूप में क्या होता है, जो मैक्स प्लांक ने बताया कि क्या प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में क्या होता है, चलता है, जिसे फोटोन या क्वांटा कहते हैं। जो हमारी फोटोन है, जो प्रकाश के छोटे छोटे बंडल हैं, वो क्या करते हैं, अपनी संपूर्ण ऊर्जा को, जितनी उनके पास एनर्जी होती है, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को दे दिए। मान लीजिए कोई आया, आपको क्या किया, संपूर्ण एनर्जी दे दिया, और क्या होगा, आप खाना खाए, संपूर्ण एनर्जी आपको मिल गई। तो इसी प्रकार क्या होता है, प्रकाश होता है, जो हमारा क्या फोटोन होता है। फोटोन क्या किया,
आया और क्या किया, संपूर्ण ऊर्जा क्या किया, इलेक्ट्रॉन को दे देता है और वह इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को दो प्रकार से खर्च करता है। जो ऊर्जा देगा उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दो तरीके से उस ऊर्जा को क्या करता है, खर्च करता है। पहला, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के कुछ भाग को धातु के भीतर से धातु के बाहर तक आने में खर्च कर देता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा का कुछ भाग क्या करेगा, धातु के भीतर से क्या होगा, यहाँ पर आया, ये धातु के भीतर इलेक्ट्रॉन है, ये क्या यहाँ ऊर्जा प्राप्त किया और क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक निकलने में क्या किया, कुछ ऊर्जा तो खर्च कर दिया। और जो शेष भाग इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है और जो बाकी बचा भाग होगा, बाकी एनर्जी जो बचेगी उसको क्या करेगा, यहाँ से स्पीड अपना बढ़ाने में क्या करेगा, प्राप्त करता है। और क्या होगा, जितनी अधिक तीव्रता का क्या होगा उतना ही तेज क्या होगा, यह भागेगा। मतलब जितनी अधिक आवृत्ति का क्या होगा, प्रकाश होगा, उतना तेज क्या करेगा, भागेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि क्या है, जो प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की क्या गतिज ऊर्जा होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पर देहली आवृत्ति, मतलब क्या आवृत्ति अधिक रहेगा तभी तो तेजी से भागेगा। तो जितना जैसे ही क्या होगा, तुरंत प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा है। तो अब आइए जानते हैं ऊर्जा के शेष भाग को क्या गतिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। अब हमारा तो ये क्या है, हमारा क्या धातु के भीतर धातु से बाहर आने में क्या खर्च कर देता है। तो हमारा यह दो प्रकार से होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः हमारा E बराबर जो कुल ऊर्जा होगी कार्यफलन W, मतलब क्या हुआ, ऊर्जा लिया और वहाँ से निकला तो क्या हुआ, यह W हुआ और कार्य हुआ और उसके बाद क्या होगा, गतिज ऊर्जा के रूप में क्या किया, खर्च किया। तो हमारा E बराबर हो जाएगा W प्लस K। तो हमारी क्या एक कुल ऊर्जा हो गई, जहाँ E बराबर हमारा होता है क्या, H न्यू, और हमारा W क्या है, W क्या है, H न्यू नॉट, और हमारा गतिज ऊर्जा होता है E K। तो हमारा यहाँ पर गतिज ऊर्जा यदि निकालना है तो हमारा E K बराबर हो जाएगा H न्यू प्लस H न्यू नॉट, और हमारा E के बराबर हो जाएगा यहाँ पर जो यानी गतिज ऊर्जा है। तो हमारा क्या है, H यहाँ से कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट। तो हमारी क्या है, ये हमारी गतिज ऊर्जा का हमें क्या होगा, फार्मूला मिल गया। यही आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण है। ये हमारा क्या है, यही आइंस्टीन का क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण, यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण है। यही क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण है। ये क्या, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण है। तो यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो, यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो, यम हो, यदि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हो रहा है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का क्या हो, द्रव्यमान यम हो, यदि क्या हो, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो, यम हो, यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का क्या हो, द्रव्यमान यम तथा अधिकतम वेग अधिकतम वेग क्या हो, अधिकतम वेग इसका क्या हो, v max हो। तो इसका अधिकतम वेग क्या हो, v max है, तब हमारा E के बराबर हो जाएगा 1/2 1/2 क्या होगा, 1/2 mv स्क्वायर, मतलब गतिज ऊर्जा क्या होगी, 1/2 mv max स्क्वायर और H इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यही दी हमारा क्या होगा, ये हमारा फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे, यदि निरोधी विभव भी नॉट हो, यदि क्या हो, जो विभव है, यदि निरोधी विभव क्या हो, भी नॉट हो तब, तो विभव भी नॉट हो तो हमारा E के बराबर एक फार्मूला और बन के आ जाएगा, E भी नॉट, हमारा क्या होगा, E भी नॉट, हमारा क्या होगा, E भी नॉट। तो हमारा अब यहाँ पर अतः हमारे कितने समीकरण प्राप्त हो गए, अतः हमारे कई समीकरण प्राप्त हो गए। अतः हमारा E के बराबर क्या,
ई भी नाट या निरोधी विभव क्या हो भी नाट हो तो हमारा क्या होगा ई भी नाट और हमारा एक ई के बराबर प्राप्त हुआ यम भी मैक्स स्क्वायर और हमारा एच न्यू माइनस एच न्यू नाट और हमारा यानी एच इंटू न्यू माइनस न्यू नाट है। ये हमारे क्या होगा इतने हमारे क्या हो गए समीकरण प्राप्त हो गए ई के मतलब गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन के। और क्या हो न्यू बराबर हमारा सी बटे लैम्डा या न्यू नाट बराबर क्या हो सी अपान लैम्डा नाट हो तब हमारा ई के बराबर क्या हो जाएगा ई के बराबर हो जाएगा ई भी नाट बराबर 1/2 यम भी मैक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच सी अपान लैम्डा माइनस एच सी अपान लैम्डा नाट और यहाँ पर क्या करेंगे एच सी कामन कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 अपान लैम्डा माइनस 1 अपान लैम्डा नाट। ये हमारा क्या होगा ये हमारे फार्मूले प्राप्त हो गए। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो अब आइए आगे देखते हैं। अब द्रव्य तरंग अगला हमारा है द्रव्य तरंग। कह रहा है द्रव्य के गतिमान कण द्रव्य के क्या है द्रव्य के गतिमान कण उपयुक्त परिस्थितियों में जो हमारा द्रव्य है द्रव्य में क्या होते हैं कुछ कण होते हैं जो क्या करेंगे गतिमान कण उपयुक्त परिस्थिति में क्या करेंगे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। जो द्रव्य के जो गतिमान कण होते हैं द्रव्य है उसमें क्या होते हैं कुछ गतिमान कण होंगे जो क्या करेंगे तरंग की भांति क्या करते हैं व्यवहार करते हैं। जो द्रव्य के गतिमान कण हैं कोई द्रव्य है हमारा उसमें क्या होंगे गतिमान कण क्या होंगे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं और इन तरंगों को हम क्या कहते हैं द्रव्य तरंगे अथवा दे ब्रॉगली तरंग तथा इनकी तरंग दैर्ध्य को दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो द्रव्य में जो कण होते हैं गतिमान कण होंगे द्रव्य है कोई उसमें क्या कुछ गतिमान कण होंगे कुछ परिस्थिति में हर परिस्थिति में नहीं। तो क्या होंगे वो क्या होंगे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। जब गतिमान कण है तो क्या होंगे उपयुक्त परिस्थिति में क्या होंगे तरंग की तरह व्यवहार करते हैं और इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा दे ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तब आइए बढ़ते हैं आगे। तो दे ब्रॉगली संबंध अथवा दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता क्या है। तो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं फोटॉन की ऊर्जा ई बराबर क्या होती है एच न्यू ई बराबर एच न्यू। तो आइंस्टीन के अनुसार हमारा फोटॉन की ऊर्जा ई बराबर क्या होता है एम सी स्क्वायर। ई बराबर हमारा क्या होगा एम सी स्क्वायर। तो ई बराबर हमारा एम सी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर एम सी स्क्वायर बराबर ई बराबर हमारा क्या होता है एच न्यू होता है। ई बराबर हमारा क्या होता है एच न्यू होता है। तो हमारा यहाँ से एम का मान निकल के आ जाएगा एच न्यू अपान सी स्क्वायर और न्यू बराबर चूँकि हम क्या कहते हैं फोटॉन का संवेग द्रव्यमान और वेग द्रव्यमान फोटॉन है तो क्या होगा फोटॉन क्या होगा प्रकाश के वेग से चलेगा तो क्या होगा तो हमारा प्रकाश का वेग क्या होगा सी इंटू एम। तो हमारा पी बराबर हो जाएगा हमारा एम का मान कितना है एच न्यू अपान सी स्क्वायर। तो हमारा एच न्यू अपान सी स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या सी है तो सी स्क्वायर से क्या होगा सी कट गया हमारा पी यानी संवेग हो जाएगा एच न्यू अपान सी एच न्यू अपान सी। तो न्यू बराबर क्या था हमारा सी अपान लैम्डा। तो हमारा पी बराबर हो जाएगा एच अपान सी और न्यू बराबर क्या था हमारा सी बटे लैम्डा। तो सी से सी कट गया और पी बराबर हमारा क्या आ गया एच बटे लैम्डा। पी बराबर हमारा यहाँ पर आ गया कितना एच बटे लैम्डा। पी का मान हमारा क्या हो गया एच बटे लैम्डा और हमारा लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा एच बटे पी। तो लैम्डा बराबर हमारे यहाँ पर आएगा एच अपान पी। तो क्या किया हमने लैम्डा को यहाँ ला दिया एच अपान पी हो गया। तो यदि यम द्रव्यमान का कण भी वेग से क्या है गतिमान है यदि यम द्रव्यमान का कण भी वेग से क्या गतिमान हो तब गतिमान कण की दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा एच अपान यम भी। लैम्डा बराबर क्या होगा हमारा एच अपान यम भी हो जाएगा जहाँ हमारा क्या एच क्या है प्लांक नियतांक है प्लांक नियतांक प्लांक नियतांक है। और हमारा जो क्या है लैम्डा हमारा लैम्डा किस पर किन किन बातों पर क्या कर रहा है निर्भर कर रहा है। लैम्डा हमारा क्या होता है 1 अपान यम यानी क्या द्रव्यमान द्रव्यमान क्या होगा घटेगा तो लैम्डा का मान क्या होगा हमारा बढ़ेगा। और हमारा लैम्डा किस पर निर्भर कर रहा है
वेग पर 1/v। क्या होगा, वेग घटेगा तो हमारा क्या होगा, लैम्डा का मान बढ़ेगा। तो वेग घटेगा तो लैम्डा का मान क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। और हमारा क्या है, एच क्या है, प्लांक नियतांक तो कांस्टेंट है, तो इससे हमारा क्या होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जानते हैं द्रव्य तरंगों के गुण। जो द्रव्य तरंगे हैं इनके कुछ गुण होते हैं। तो कह रहा द्रव्य तरंगे निम्नलिखित मुख्य गुण पाए जाते हैं। जैसे द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/m होता है। अतः हल्के कणों से संबद्ध द्रव्य तरंगों को देव बरागली तरंग दैर्ध्य क्या होती, दीर्घ होती है। जब क्या होंगे, कण हल्के होंगे तो क्या होगी, उसकी देव बरागली तरंग दैर्ध्य क्या होगी, अधिक होगी। यानी द्रव्यमान कम होगा तो क्या होगा, तरंग दैर्ध्य अधिक होगी। कह रहा द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/v, यही तो हमने लिखा है, यही तो हमने देखा यहाँ पर। अतः कम वेग से गतिमान कण से संबंध तरंग की देव बरागली तरंग दैर्ध्य क्या होती है, दीर्घ होती है। क्या होगा, वेग कम होगा तो क्या होगा, तरंग दैर्ध्य अधिक होगी। फिर अगला है द्रव्य तरंगे गतिमान कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती। जो गतिमान कण है उस पर कोई भी आवेश उस पर निर्भर नहीं करती। और द्रव्य तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। जो द्रव्य तरंगे हैं वो क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। और हमारा लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन से संबद्ध देव बरागली तरंग दैर्ध्य। उसके बाद हम संपूर्ण सूत्र का क्या करेंगे, खात्मा करने वाले हैं। तो कह रहा देव बरागली के अनुसार किसी गतिमान कण से संबद्ध देव बरागली तरंग दैर्ध्य, मतलब देव बरागली के अनुसार कोई गतिमान कण है उससे संबंध देव बरागली तरंग दैर्ध्य, यानी लैम्डा बराबर हमारा होता है क्या, h/p। लैम्डा बराबर होता है h/p, यानी h/m/v। p लैम्डा बराबर h/m/v। तो हमारा क्या होगा, समीकरण नंबर ए। यदि इलेक्ट्रॉन का गतिज द्रव्यमान m तथा वेग v है, तब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हमारे E के बराबर हो जाएगा 1/2 mv², 1/2 mv² हो जाएगा। तो हमारा हम जानते हैं यहाँ पर क्या होगा, 2 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2e यानी 1/2 2e हो जाएगा 2e बराबर क्या हो जाएगा हमारा mv²। तो हमारा v बराबर हो जाएगा √2e बटे क्या हो जाएगा हमारा 2e/m। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 2e/m हो जाएगा। अब 2e/m हो जाएगा √2e/m, v का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कीजिए, अभी इसको एक सेकेंड इसको हटा दीजिए। हमारे क्या है यहाँ पर v² ही तो बचा, इधर लिखते हैं सीधा। हमारा क्या है v² बराबर यहाँ हो जाएगा क्या हमारा 2e बराबर क्या है mv²। तो 2e बराबर क्या है हमारा mv² है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2e है, पहले क्यों को 2e बटे क्या है हमारा m, यानी हो जाएगा v²। तो यहाँ पर v बराबर √2e अपान क्या हो जाएगा हमारा m। तो v का मान क्या होगा 2e/m आ गया। तो t बराबर mv² इतना, और v बराबर हमारा क्या होगा इतना आ गया। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन से संबद्ध देव बरागली तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा बराबर क्या होता है h/m क्या होता है mv, h/mv होता है। तो v के जगह पर हम क्या करेंगे, ये रख देंगे, तो h/m इंटू हो जाएगा √2e बटे क्या हो जाएगा हमारा m, 2e बटे m। ये हमारे क्या अंडर रूट है, और क्या होगा इससे एक कट जाएगा, एक अंडर रूट कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या है यहाँ पर लैम्डा। तो हमारा लैम्डा बराबर यहाँ हो जाएगा, लैम्डा बराबर क्या होगा h/, क्या होगा 2e, यहाँ पर m है 2e, ये क्या लिख सकते हैं √m इंटू √m लिख सकते हैं। और हमारा क्या है √2e बटे क्या है √m, एक m से क्या होगा एक m यहाँ पर कट गया, और हमारा क्या हो जाएगा लैम्डा बराबर हो जाएगा h बटे और √m, और इसमें चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा √2m इंटू e। तो e के बराबर क्या होता है हमारा
ई के बराबर क्या होता है ई भी, ई की बराबर होता है ई भी, तो लैम्डा बराबर हमारा हो जाएगा एच अपान अंडर रूट 2m ई भी। तो हमारा एक सेकेंड इसको तो हमारा एच अपान क्या होगा 2m ई भी। तो लैम्डा और क्या होगा हमारा एच अपान 2m ई भी। ई के बराबर क्या ई भी, ई के बराबर होता है क्या ई भी से, ई के बराबर ई भी रख देंगे क्या 2m ई भी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हमारा यदि क्या हो एच बराबर प्लांक नियतांक यानी 6.6 गुणे 10 का पावर -34 जूल सेकेंड होता है, और यम यदि क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है 9.1 गुणे 10 का पावर -31 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है 1.6 गुणे 10 का पावर -19 कूलाम। तो हमारा लैम्डा का मान आ जाएगा कितना 12.2, साथ इसमें मान रख देंगे तो 12.2 7 बटे रूट क्या आ जाएगा रूट भी इंटू 10 का पावर -10 मीटर। तो हमारा क्या होगा 10 मीटर आ गया। तो यहाँ पर लैम्डा बराबर हम लिख सकते हैं 12.27। 10 का पावर 10 मीटर को क्या लिखते हैं 1 एंगस्ट्रॉम में क्या हो 10 का पावर -10 मीटर होता है। तो यहाँ पर लैम्डा बराबर 12.24 गुणे बटे रूट भी एंगस्ट्रॉम। ये हमारा क्या होगा लैम्डा का मान निकल कर आ जाएगा। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर सेशन का क्या होगा, ये हमारा जो क्या था कंप्लीट जितने भी थ्योरी के पार्ट थे हमने कंप्लीट कर लिया। अब आइए संपूर्ण सूत्र देखते हैं। तो संपूर्ण सूत्र में तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन है उसकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के बराबर क्या होता है ई भी नॉट, और भी नॉट क्या होता है भी माइनस भी नॉट, और ई भी नॉट को लिख सकते हैं क्या एच इंटू भी माइनस भी नॉट, जहाँ क्या होगा 1/2 mv² मैक्स। यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या समीकरण है। और दिल्ली आवृत्त लैम्डा नॉट बराबर क्या सी अपान न्यू नॉट, लैम्डा का हमारा सी अपान न्यू नॉट, और कार्यफलन डब्ल्यू बराबर क्या एच न्यू नॉट। हमारा क्या है ये भी नॉट था और क्या है हमारा न्यू माइनस न्यू नॉट है। यहाँ देखिए भी को कैपिटल में लिखा इसलिए क्या ई भी नॉट क्या एच इंटू न्यू माइनस क्या होता है न्यू नॉट और 1/2 mv², और क्या लैम्डा नॉट बराबर क्या सी अपान वी न्यू नॉट, और जहाँ डब्ल्यू बराबर क्या एच न्यू नॉट बराबर एच सी अपान लैम्डा नॉट। कार्यफलन डब्ल्यू का मान हमने ये निकाला था ना। और फोटॉन की ऊर्जा ई बराबर क्या एच न्यू यानी एच सी अपान लैम्डा, और जहाँ एच प्लांक नियतांक है और एच का मान क्या था 6.6 गुणे 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। अब फोटॉन की गतिज ऊर्जा तो जूल सेकेंड ठीक है। तो फोटॉन की गतिज ऊर्जा क्या थी एम बराबर एच न्यू अपान सी² या एच अपान सी लैम्डा, और फोटॉन का जो संवेग होता है पी बराबर एच न्यू अपान सी या एच अपान लैम्डा। तो यहाँ पर हमें उम्मीद है ये सारे आपको क्लियर हो गए। और यम द्रव्यमान का कण भी वेग से क्या गति कर रहा हो तब उसे संबद्ध देवरागली तरंगदैर्घ्य के सूत्र से लैम्डा और क्या एच अपान पी या एच अपान एम भी, पी और क्या एम भी होता है। यदि कण का गतिज ऊर्जा के हो तब क्या होगा लैम्डा अपान एच अपान 2m के। गतिज ऊर्जा क्या यहाँ से के लिखा है और हमने क्या लिखा था वहाँ पर ई के, तो कोई दिक्कत नहीं दोनों एक सेम ही है। करे यदि इलेक्ट्रॉन को भी विभवांतर क्या गतिज ऊर्जा यहाँ पर दिख दिया ना के हो तब, तो यदि भी विभवांतर से त्वरित किया जाए तब तरंग को देवरागली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, यानी लैम्डा बराबर यही तो हमने लास्ट में पढ़ा है ना एच अपान √2m ई भी, और इसका मान क्या करेंगे इसका मान रख दिए हैं तो हमें क्या होगा 12.27 गुणे 7 बटे √2 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा लैम्डा का मान यहाँ पर निकल कर आ गया। तो हमारा हो चुका है इस चैप्टर का द एंड हो चुका है इस चैप्टर का। एक ही वीडियो में हमने कितने 40-45 मिनट में क्या किया हमने इस सेशन को कवर कर दिया है, शानदार तरीके से आपको समझाया भी है। यदि हम आप क्या करते हैं इसको पूरा थ्योरी को आपको लिख कर अच्छे तरीके धीरे धीरे क्या करते समझाते तो 3 लेक्चर में होता और 3 घंटे आपका समय बर्बाद होता। तो हमने लिख कर इसलिए लाया कि क्या करें कम समय में आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश की है। तो हमें उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि कम समय में इस समय कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत होती है।
तो उम्मीद है ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।